दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चौसर की एज से रिलेटेड 100 प्लस फैक्ट्स बताऊंगा। 100 से ज्यादा फैक्ट्स जिनको हम नोट्स बनाकर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इनका जन्म हुआ था 1340 से 1345 के बीच में लंदन में। इनके फादर एक वाइन मर्चेंट थे अच्छे खासे। 1357 वो साल था जब इनको रॉयल कोर्ट में एक्सेस मिल गई थी एक पेज के रूप में। एक पोस्ट होती थी पेज की, काउंटेस ऑफ अल्स्टर के लिए। 1359 में ब्रिटानी एक्सपेंडिशन के दौरान फ्रांस ने इनको पकड़ लिया, और क्योंकि ये किंग एडवर्ड थर्ड के फेवरेट थे इसलिए उन्होंने खुद पैसे देकर इनको छुड़वाया था। एडवर्ड थर्ड ने खुद इनको बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस में भेजा था, फ्रांस भेजा था, जहां पर इन्होंने जिनोवा और फ्लोरेंस में ट्रैवल किया। अराउंड 1366 में इनकी शादी होती है फिलिपा नाम की एक लेडी से, जिसके भी कोर्ट से कनेक्शन थे। फिर बाद में इनकी वाइफ फिलिपा की सिस्टर कैथरीन, उनकी शादी हो गई थी जॉन ऑफ गॉन्ट के साथ में। जॉन ऑफ गॉन्ट वो थे जो चौसर को पैसों की हेल्प करते थे, क्योंकि वो उस वक्त किंग के चौथे बेटे थे। 1374 में इनको क्रॉम्पटलर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। 1386 में इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किया गया फॉर कैंट, कैंट जो कि एक जगह थी। फिर बाद में इन्होंने जस्टिस ऑफ पीस की पोस्ट पे भी सर्व किया। असर ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 3 राजाओं का टाइम देखा था। एडवर्ड थर्ड जो कि 1327 से 1377 तक थे, रिचर्ड सेकंड जो कि 1377 से 1399 तक थे, और हेनरी फोर्थ जो कि 1399 से 1413 तक थे। ये पहले पोएट थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था, जिसे आज पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। आर्नोल्ड ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है। जॉन ड्राइडन ने इनकी कैंटरबरी टेल्स को मॉडर्न इंग्लिश में रीराइट किया है, ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनको फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। ड्राइडन ने इनके लिए कहा था, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। और एक और लाइन कही थी, अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड और ही शाइन्स। जब इनको इटली भेजा गया था डिप्लोमेटिक मिशन पर, तो उस दौरान इनकी मुलाकात पेट्रार्क और बोकाशियो से हुई थी। उस दौरान बोकाशियो का इन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और पेट्रार्क का तो इन्होंने अपनी कैंटरबरी टेल्स के क्लर्क टेल में रेफरेंस भी दिया है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, लेकिन ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल्स भी इनको ही कहा जाता है। साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। आर्नोल्ड ने इनके लिए कहा था, चौसर लैक्स नॉट ओनली द एक्सेंट ऑफ दाते बट ऑल्सो हाई सीरियसनेस। अपने वर्क द बुक ऑफ द डचेस में फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑक्टेवा राइमा का यूज किया था। ऑक्टेवा राइमा 8 सिलेबल लाइन होती है इन अ कपलेट राइमिंग। हेरोइक कपलेट का भी इन्होंने ही सबसे पहले यूज किया था द लेजेंड्स ऑफ द गुड वुमेन में। हेरोइक कपलेट पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बताया 10 सिलेबल लाइन होती है, राइमिंग कपलेट में होती है। राइम रॉयल का भी फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था। राइम रॉयल क्या होती है दोस्तों? 10 सिलेबल लाइन होती है 7 लाइन स्टेंजा में, ABAB BCC। और कौन से वर्क में किया था? ट्रायलस एंड क्रेसिडा में। इस वर्क ट्रायलस एंड क्रेसिडा को एक नोवेल भी कंसिडर किया जाता है, नोवेल इन वर्स। दोस्तों इनका वर्क जो है द हाउस ऑफ फेम, इसको काफी हद तक दांते की डिवाइन कॉमेडी से कंपेयर किया जाता है, मतलब बराबर रखा जाता है उसके। विलियम जे लॉन्ग ने अपने बुक में इनके प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को द प्रोलॉग ऑफ मॉडर्न फिक्शन कहा था, क्योंकि रियलिज्म है उस प्रोलॉग के अंदर। वो जनरल प्रोलॉग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर 858 लाइन्स हैं। अब कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान था, मतलब इसको तैयार करने का जनरल प्लान जो था, वो इन्होंने बोकाशियो के डेकेमेरॉन से उठाया था। एडमंड स्पेंसर ने चौसर को अपनी फेयरी क्वीन में चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के लिए ऐसा भी कहा है, चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इनको किसने कहा था? G.K. चेस्टरटन ने। आपको ध्यान में रखना है ये। इनकी कैंटरबरी टेल्स में जो सबसे लंबी कहानी है वो है नाइट की कहानी। देखो, चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट भी कहा जाता है, चोरी करने वाले, मतलब साहित्य चोरी करने वालों में से कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की कोई भी कहानी नहीं इन्वेंट की थी। क्योंकि ये अपर क्लास के लिए लिखते थे, लोअर क्लास के लिए कुछ भी नहीं लिखते थे, इसलिए हेनरी हडसन ने इनको अपनी बुक में कहा है, चौसर वाज नॉट इन एनी सेंस अ पोएट ऑफ द पीपल। आम लोगों के पोएट तो बिल्कुल भी नहीं थे पोएट ये चौसर। इनकी लाइफ को अगर हम 3 पार्ट्स में बांटें तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले फ्रेंच पीरियड जो 1359 से 1372 का टाइम था। इस टाइम पर चौसर ने रोमन डेला रोज, जो कि 1200 की लिखी एक फ्रेंच पोएम थी, उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। इसी टाइम पर इन्होंने बुक ऑफ द डचेस को भी लिखा था, जो कि एक एलिजिक पोएम थी। को जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी हद तक उस टाइम का फ्रेंच इन्फ्लुएंस इस वर्क पर दिखेगा।
इस टाइम पर ये लैटिन वर्क्स को भी पढ़ रहे थे, जैसे कि बॉयथियस, जिन्होंने इनके वर्क्स पर काफ़ी इन्फ्लुएंस छोड़ा अपना। टाइम पर और भी फ्रेंच मास्टर्स से जिनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये उन मास्टर्स के नाम है। देखो, फ्रेंच पीरियड में इनके दो वर्क आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। ये जो दोनों के नाम मैंने आपको बताया, रोमन डे ला रोज और बुक ऑफ द डचेस। बुक ऑफ द डचेस के बारे में कुछ और जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये किताब इनके साड़ू साहब जो थे, जो इनको पैसों की हेल्प करते थे, जॉन ऑफ गॉन्ट, उनकी वाइफ की डेथ पर लिखी हुई थी। ये एक एलिजिक पोएम है जिसके अंदर थोड़ा विलाप होता है और इसके अंदर 1300 लाइन्स हैं, 1300 लाइन्स हैं, और इसी के अंदर फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑक्टेवा राइमा का यूज़ किया था। फिर आता है इटालियन पीरियड, 1372 से 1385 तक का टाइम। जब ये इटली गए ना, उस वक्त इनके दांते से पर्सनल कांटेक्ट हो गए थे दोस्तों, पेट्रार्क और बोकाशियो से भी। और इटालियन पीरियड में ये जो 4 वर्क्स थे, ये 4 वर्क्स के नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये एक ट्रेजिक वर्ड्स रोमांस है जिसको 1380s में कंपोज किया था जेफरी चौसर ने, और कई क्रिटिक्स इसको इनका फाइनेस्ट वर्क मानते हैं। इसका जो प्लॉट है वो 8239 लाइन्स में लिखा गया है। इस वर्क को इंस्पिरेशन मिली थी बोकाशियो के इल पेलोस्ट्राटो से। दूसरा जो इनका वर्क है जो कि इटालियन इन्फ्लुएंस में था, वो था द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स 1382 का, जिसको 699 लाइन्स में लिखा हुआ है। ये पोएम है, राइम रॉयल का यूज़ किया था इसके अंदर। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी बेस्ट ओकेजनल वर्सेस में गिना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया की शादी को यादगार बनाने के लिए इस वर्क को लिखा था 1382 में इन्होंने। नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हाउस ऑफ फेम 1380 का। दोस्तों, इसको दांते के इन्फ्लुएंस में लिखा गया था, क्योंकि ये काफ़ी हद तक दांते की डिवाइन कॉमेडी से मिलता जुलता वर्क है। ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम है जो कि चौसर ने लिखी है। इसके अंदर 3 बुक्स हैं जिन्हें 2158 ऑक्टोसिलेबिक लाइन्स में लिखा गया है। फिर इटालियन पीरियड के दौरान ही इन्होंने लेजेंड ऑफ गुड वुमन को भी लिखा था 1385 में। तो ये 4 वर्क्स हैं जो आपको इटालियन पीरियड के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश पीरियड। ये जो इंग्लिश पीरियड था, ये 1386 से 1400 तक का टाइम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसमें कैंटरबरी टेल्स को लिखा था, जो कि बोकाशियो के डेकेमेरॉन से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी। दोस्तों ध्यान रखना, जिसके अंदर 17,000 लाइनें थी। कैंटरबरी टेल्स में 32 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि थॉमस बैकेट, सेंट थॉमस बैकेट जो हैं, वहाँ पर कैंटरबरी में उनके पास जाने का प्लान करते हैं। वैसे आप सोचोगे कि जनरल प्रोलॉग में तो हमको 29 कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 32 कैरेक्टर्स कैसे हो गए? तो एक तो खुद हमारा जो नरेटर है वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, 30 बन जाते हैं। फिर उसके बाद में होस्ट हैरी बैली जो कि 31st कैरेक्टर था, और कैनन योमैन जो बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो 32 कैरेक्टर्स हो गए, ध्यान में रखना। हमें यहाँ पर 27 पिलग्रिम्स के बारे में नरेटर बताता है, सिर्फ नन प्रीस्ट को छोड़कर। तो चौसर की डेथ की वजह से ये वर्क अनफिनिश्ड रहा था। वैसे ये वर्क फिनिश हो सकता था अगर चौसर जिंदा रहते तो। इस वर्क में इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया था, और 4 ही कैरेक्टर्स हैं दोस्तों इसके अंदर पूरे कैंटरबरी टेल्स में, जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया, सटायर नहीं किया जिनके ऊपर। पहला तो नाइट, पार्सन, क्लर्क और प्लोमैन। ये 4 कैरेक्टर्स थे जिनको इनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया चौसर ने। बाकी सारे कैरेक्टर्स को सटायराइज किया है, मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अब कैंटरबरी टेल्स में 4 क्लर्जीमैन थे दोस्तों, प्रायरस, पार्सन, फ्रायर और मंक। इन चारों क्लर्जीमैन के नाम याद रखना, ये आपके दिमाग में मैप बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। 4 क्लर्जीमैन थे, और कैंटरबरी टेल्स में जितने भी कैरेक्टर शामिल थे वो तीनों सोशल ग्रुप से आते थे, नोबेलिटी, चर्च और कॉमनर्स, यानी सारे के सारे शामिल थे इसके अंदर। वैसे तो चौसर ने कहा था जैसी कहानी होगी वैसी प्रेजेंट करूंगा, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ राय भी रखी थी चौसर ने। वो राय मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि प्लोमैन था, उसके बारे में ऐसा कहा था चौसर ने कि ये गरीबों की मदद करता है, क्राइस्ट से प्यार करता है, और कभी भी एक पैसा उधार नहीं लेता, सारे टैक्सेस को रेगुलरली पे करता है। होस्ट हैरी बैली के लिए कहा था कि ये स्पीच देने में बड़ा बोल्ड कैरेक्टर है और जॉली टाइप का आदमी है। इसी तरह से डॉक्टर, रीव, मिलर और समनर के लिए अपनी एक पर्सनल राय थी चौसर की, जो मैंने कैंटरबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग में डिस्कस की है। कैंटरबरी टेल्स में जो नाइट्स टेल थी वो बोकाशियो की ट्रेसिडा पर बेस्ड थी। बोकाशियो की जो बुक थी ट्रेसिडा उस पर बेस्ड थी। अब क्योंकि नाइट सोशली बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी है, सच्चा है, ऑनर है इसके अंदर और डिग्निटी है, इस वजह से
ये पिलग्रिम्स में सबसे अलग खड़ा होता है। इसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया यहाँ पर चौसर ने। कैंटरबरी टेल्स में सबसे लंबी कहानी इसी की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इस वर्क में पार्सन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट कही है, इफ गोल्ड, जो कि मंक्स को रिप्रेजेंट करता है उस टाइम के, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अगर गोल्ड पर जंग लगने लगी तो आयरन क्या करेगा। इस वर्क में मंक्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया है। एक और लाइन है मंक को क्रिटिसाइज करने के लिए, मंक स्पेंड्स टू मच टाइम इन हंटिंग एंड टू लिटिल टाइम ऑन रिलीजियस ड्यूटीज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे चौसर के बारे में। अब हम बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की। दोस्तों इनकी बर्थ डेट जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बस इतना मालूम है कि ये एक गरीब फ्रीमैन के बेटे थे। इन्होंने एक फेमस वर्क द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लोमैन नाम के वर्क को लिखा है। ये पोएम एक ड्रीम एलेगरी है जो उस टाइम की लोअर क्लास ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि सेंचुरीज से लिटरेचर जो था वो अपर क्लास के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन लैंगलैंड वो पहले बंदे थे जिन्होंने लोअर क्लास के लिए पियर्स प्लोमैन नाम का एक वर्क लिखा। ये पोएम फर्स्ट टाइम 1362 में 1800 लाइन्स में दुनिया के सामने आती है। ये पोएम दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट जो है वो विजन ऑफ पियर्स यानी विजियो है, और सेकंड पार्ट सीरीज ऑफ विजन्स यानी वीटा है। इस पोएम के अंदर जो स्टेंजा है ना दोस्तों, उनको पासेस कहा जाता है, और पासेस फिफ्थ में एक बहुत ही फेमस लाइन है, इन हुज हैंड आर इनइक्विटीज हुज राइट लैंड इज फुल ऑफ गिफ्ट्स। ये पियर्स द प्लोमैन 15th सेंचुरी के एलिटरेटिव रिवाइवल का पार्ट है। अगर आप विलियम लैंगलैंड को पढ़ रहे हो तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है जॉन वाइक्लिफ, या जॉन विक्लिफ भी कहा जाता है इनको, एक प्रोज राइटर उस टाइम के, बाइबल के ट्रांसलेटर, फिलोसोफर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सेमिनरी प्रोफेसर भी थे दोस्तों, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से। 1382 में जब इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया अपने चेलों के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में, तब ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बन गए थे। जैसे चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, वैसे ही इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन भी कहा जाता है। बाइबल में इन्होंने गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, इन सबको खुद पर्सनली ट्रांसलेट किया था। इनके एसोसिएट्स ने तो ओल्ड टेस्टामेंट पे काम किया था, और नए टेस्टामेंट पे ऐसा कहा जाता है कि पूरे टेस्टामेंट पे इन्होंने ही काम किया था, नए वाले पे। इनके फॉलोअर्स को लॉलर्ड्स कहा जाता था। 1377 में इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने, लॉलर्ड्स ने मिलकर रेफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। लॉलर्ड मूवमेंट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है सर जॉन मैंडविल। ऐसा कहा जाता है कि द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल नाम की जो बुक है, उनके ऑथर इन्हीं को माना जाता है। ये एक ट्रैवल मेमोयर है 1357 से 1371 का। इनके साथ साथ इनके इस फेमस वर्क का नाम जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन लिडगेट की। दोस्तों इसको हम उस टाइम का मेजर पोएट नहीं कहेंगे, बल्कि मैन ऑफ लेटर्स कहेंगे। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी बात करूं, द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, ये जो वर्क है काफ़ी हद तक चौसर की द बुक ऑफ डचेस से मोल्डेड है, मतलब एक तरीके से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है। द टेम्पल ऑफ ग्लास, रीजन एंड सेंसुअलिटी, ट्रॉय बुक, द स्टोरी ऑफ थिबीस, फॉल ऑफ प्रिंस, ये सारे वर्क्स हैं जो कि जॉन लिडगेट के फेमस हैं। तो ये सब तो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए। दोस्तों इस एज में चौसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ उस एज की फेमस ड्रीम एलेगरीज के नाम। ड्रीम एलेगरी बहुत ही फेमस थी उस एज में, जैसे रोमन डेलारोज, डिवाइन कॉमेडी, ये भी एक फेमस ड्रीम कॉमेडी थी उस टाइम की, द पर्ल, पियर्स प्लोमैन और बुक ऑफ डचेस। 3 ड्रीम कॉमेडीज लिखी थी चौसर ने, बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स। देखो बाद की एज में भी ड्रीम एलेगरीज लिखने की कोशिश की थी राइटर्स ने, जैसे कि जॉन बनियन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को, और पीबी शेले ने द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ को, द फॉल ऑफ हाइपीरियन जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल का वर्क जो था 1865 का। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बाद की ड्रीम एलेगरीज के, पहले इन्होंने लिखने की शुरुआत कर दी थी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दी आपके कहीं ना कहीं काम में आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।